सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी में क्या खेल बदलने वाले। यूपी में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने हैं। क्या पिछले कुछ समय में योगी ने उपचुनाव के लिए पिच पूरी तरह सेट कर ली? हरियाणा में योगी ने कटेंगे तो बटे की लाइन देकर तस्वीर ही बदल दी। अब क्या यूपी के उपचुनाव में योगी एक तरफा बैटिंग करने वाले हैं? यहां जो बैटिंग कर रहे हैं वो सियासी पिच पर भी वही बैटिंग करेंगे क्या? वहां भी चौके छक्के लगाएंगे क्या? सामने विपक्ष को करारी शिकस्त देंगे? योगी ने पिच पर मुद्दे भी तैयार कर दिए। योगी वर्सेस अखिलेश यूपी में होगा, यह बात तय है, लेकिन मुद्दे वो होंगे जो योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। जब वोटिंग होगी तो एनकाउंटर का मुद्दा भी होगा। अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ के बीच मुद्दा बुलडोजर का भी होगा, जाति का मुद्दा भी होगा, यानी ठाकुर वर्सेस यादव भी होगा। योगी ने सारे उम्मीदवारों की लिस्ट खुद तैयार की है, एक एक लिस्ट पर नाम खुद सेलेक्ट किया है। इसीलिए अखिलेश यादव योगी के सामने किसी और को उतारने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो इसे डायरेक्ट फाइट रखना चाहते हैं, डायरेक्ट फाइट। और इसीलिए अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में हो, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के लिए लिस्ट में जगह नहीं छोड़ी। अखिलेश ने भी एक लिस्ट तैयार की और उन्होंने उस लिस्ट में राहुल का पत्ता काट दिया है, क्योंकि राहुल गांधी पर अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। हरियाणा की हार के बाद राहुल पर कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। इसीलिए गठबंधन तो चलेगा, पर चलेगी अखिलेश की? यह सवाल आज इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने आज ये सीधे सीधे कह दिया कि गठबंधन बना हुआ है, लेकिन नाम वो तय करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर अब भरोसा नहीं रहा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के सामने वो राहुल को उतारने का रिस्क नहीं लेना चाहते। आज महाभारत इस पर करूंगी। योगी आदित्यनाथ ने तो पूरी लिस्ट तैयार कर लिया उपचुनाव में किस किस के नाम होने वाले हैं। उपचुनाव में उन्होंने क्लीन स्वीप की तैयारी कर ली है, क्लीन स्वीप। और इसका मतलब क्या है? लोकसभा वाली गलती वो नहीं दोहराना चाहते हैं। योगी के हाथ में 10 सीटों की कमान है और इन सभी 10 सीटों पर उन्होंने एक एक नाम को खुद परखा है। हर एक सीट का वो दौरा कर रहे हैं, हर एक सीट पर वो जा चुके हैं, कई उन्होंने दौरे कर लिए। उसके बाद फीडबैक लेने के बाद हर एक सीट पर 3-3 नामों का चयन किया गया है। 3-3 नाम, यानी सीट एक है और उम्मीदवार 3 है। अब इन सीटों के ऊपर जो 3 उम्मीदवारों के नाम है, उन्हें योगी आदित्यनाथ केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। यानी इन तीनों में से इस सीट पर किसे लड़ाना है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन वो 3 नामों की लिस्ट योगी आदित्यनाथ ने बहुत विचार विमर्श और दौरों के बाद तैयार कर ली है। अब आप सोचिए कि 3 में से किसी एक पर मोहर लगेगी, लेकिन जिस पर मोहर लगेगी, क्या वो यूपी में उपचुनाव जिताएगा? क्योंकि पिच योगी ने तैयार कर दी है। आज महाभारत इस पर, यह रिपोर्ट देखिए। यूपी उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। एक बार फिर योगी बनाम अखिलेश होने वाला है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे की रणनीति को हिट कराने के बाद उन्होंने यूपी में अपने खेमे को भी एकजुट कर लिया है। योगी के डिप्टी सीएम, मंत्री और नेता क्लियर लाइन लिए हुए हैं। सबसे पहले बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अपराध का एनकाउंटर। हमारा व्यापारी और हमारा नागरिक सीना तान करके चलता है और अपराधी गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ फिरता हुआ दिखाई देता है। और उपद्रवियों पर हंटर। विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। योगी इस बार 10 आउट ऑफ 10 चाह रहे हैं और इसीलिए नामों का चयन भी कर रहे हैं और हर विधानसभा का दौरा भी कर रहे हैं।
दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश ने कांग्रेस को तेवर दिखा दिए। उपचुनाव में बिना कांग्रेस के 6 सीटों का ऐलान कर दिया। सियासी गलियारों में कांग्रेस की किरकिरी हुई तो गठबंधन पर बयान भी दे दिया। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा और इसीलिए महाभारत में आज पूछ रहे हैं कि गठबंधन तो चलेगा लेकिन चलेगी अखिलेश की। योगी के सामने राहुल को उतारने से नुकसान होगा और सवाल ये भी कि उपचुनाव में योगी लोकसभा का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लेखक शांतनु गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं। सुनील जी को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए, क्योंकि मैं शुरुआत उनसे करना चाहती थी लेकिन शायद वो अभी जुड़े नहीं हैं। लेकिन सीधी बात यह है कि यूपी में गठबंधन रहेगा। राधिका जी, ये तो अखिलेश जी कह रहे हैं गठबंधन चलेगा लेकिन चलेगी अखिलेश जी की, ऐसा भी संदेश दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का एक डिजास्टर हरियाणा में हो गया, जीतते जीतते हार गई, उसके बाद क्या कॉन्फिडेंस हिल गया है कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर। जय श्री राम। देखिए, ठगबंधन तो वैसे ही नहीं चलने वाला। वो अब जितना भी साथ हो जाए, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है और वो हमने हरियाणा के चुनाव के नतीजों में देख लिया। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में एक फॉल्स नैरेटिव भेजाया गया कि संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये खतरे में है, सारी जातियाँ खतरे में हैं। क्या हुआ नतीजा? देश की जनता ने देख लिया कि ये सिर्फ एक भ्रमित करने का तरीका था कि सारी इंडिया अलायंस एक हो गई। झूठ बोलने का जो ठगबंधन था वो एक हो गई, ये भ्रम फैला रहा था। चुनाव खत्म हुए, ऐसा कुछ सामने आया नहीं और देश की जनता ने रियलाइज कर लिया कि ये तो झूठ बोला जा रहा था। उसका पहला एग्जाम्पल हमने हरियाणा के नतीजों में देख लिया। तो साफ है, उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में हमको 10 में से 10 सीटों में विजयी मिलेगी। वो इसीलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता हरियाणा को भी देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता कुछ सीटें जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बढ़ी, उसके बाद नतीजा भी देख रही है। कैसे कैसे समाजवादी के गुंडे लगातार बलात्कार के आरोपी पाए जा रहे हैं। जब महिला कंप्लेंट करती है तो अखिलेश यादव महिला का डीएनए की बात करते हैं। उनके नेता किस तरीके की गुंडई पे ऑलरेडी आ गए हैं। जब पावर में नहीं है, ना सेंटर में ना स्टेट में, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मौका देके देखा, थोड़ी सी सीट बढ़ा के, और इनका पागलपन सामने आ गया। और साथ ही साथ जो हरियाणा में एक चीज और जो देखने को मिली कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने लगातार बांटने का काम किया था, जाति पूछने का काम, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम किया था, उसका जवाब हरियाणा ने दे दिया। हिंदू ने एक होकर वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी को जाट ने भी वोट दिया। जो कहा जा रहा था जाट हमें वोट नहीं देगा, हमें एससी वोट भी मिला, एसटी वोट भी मिला, हमें हर समुदाय का वोट मिला। इसीलिए ऐसे नतीजे आए जिन्होंने इतिहास रच दिया, ऐतिहासिक नतीजा आया है। तो इससे साफ है कि हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और सब एक हो गए हैं, एक हो गए हैं। नहीं, आप तो एक होने का जश्न मना रहे हैं वहां पर राधिका जी, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? वहां तो साथी भी अलग हो रहे हैं। और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शांतनु जी आपके पास आऊं और चंद्रमोहन जी आऊं, उससे पहले जरा ये सुन लीजिए हुआ क्या है। यहाँ हम यूपी की बात कर रहे हैं, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, इसीलिए लिस्ट तैयार कर ली और योगी आदित्यनाथ ने तो हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, ऐसी खबर है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव के साथ साथ ओमर अब्दुल्ला भी कैसे कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, ये जरा सुन लीजिए। ओमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया, बिना कांग्रेस के हम सरकार बना सकते हैं। ओमर ने कहा हमें 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब 46 विधायकों का समर्थन है। तो कांग्रेस को आज का समय दिया जाता है, अगर समर्थन पत्र की कार्रवाई आज पूरी कर ले तो ठीक है, वरना आपके बिना हम सरकार बना रहे हैं और आपकी जरूरत भी नहीं है। ये गठबंधन के लिए एक और खतरा है क्या? ये एक और थ्रेट है क्या? चंद्रमोहन जी जरा इस पर बताइए। वहां अखिलेश जी ने लिस्ट तैयार कर दी, आप लोगों को कोई सीट नहीं दी, या उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अब सरकार भी बना लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। चंद्रमोहन जी
देखिए, इतने बड़े प्रचंड बहुमत की बात करने वाली सुचारता भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके अटक गई और जो अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी वो बैसाखियों पे आके खड़ी हो गई। और उन्हीं के नेता अगर आज एक स्टेट जीत जाए वो भी घपलेबाजी के साथ और कोई ज्यादा बड़ा अंतर ना रहे, अंतर भी 7 या 8 सीटों का रहे और उस जीत को ऐसा मानने लग जाएं कि जैसे धरातल पे कभी और इससे ज्यादा जीत मिलती नहीं है, तो स्वाभाविक है घमंड की पराकाष्ठा जो भाजपा की नीति है कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आप एक मिनट, आप ये कह रहे हैं हरियाणा घपले से जीती है बीजेपी, ये कह रहे हैं आप? घपला तो है ही है। जब इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंटों के अंदर जो सुचारू रूप से जो कंप्लेंट गई है, जिसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जिस चीजों के अंदर 99% बैटरी चार्ज मिली और जहां पर कम चार्ज मिली उनका रिजल्ट सामने है। और 17 विधानसभा सर, इलेक्शन कमीशन ने कहा ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? अगर घपले से एक सरकार बन गई है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है सर। अगर आप यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं तो कोर्ट जाइए प्लीज। यहाँ बैठकर बोलने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाइए, बोलिए घपले से सरकार बनी है, गलत हो रहा है इस देश में, जाइए ना चंद्रमोहन जी। भी जाएंगे, भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार के लिए अगर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। नहीं, आप नहीं जाएंगे कोर्ट में। और भ्रष्टा के साथ दुष्टता बड़ी हो और वो इलेक्शन जीतने के लिए लोकतंत्र। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आप सिर्फ शोज में बयान देंगे। अगर इतना बड़ा घपला हुआ है इस देश में, एक राज्य में सरकार घपले से बनी है, तो आपको लोगों के हित में कोर्ट जाना चाहिए। आप लोगों की चिंता करते तो कोर्ट जाइए, नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आप जानते कोई घपला नहीं हुआ। नहीं, आप एक तरफ नजर रखते हैं ना, आपकी दूसरी तरफ नहीं जाती। मेरी दूसरी तरफ नजर है, मैं तो कह रही हूँ लेकर जाइए ना कोर्ट राधिका जी की पार्टी को, उसको बड़ा क्यों छोड़ रहे हैं आप? जैसे आपने अखिलेश यादव जी की न्यूज को बड़ा कर लिया। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि गठबंधन के थ्रू लड़ेंगे, आपने बड़ा करके दिखा दिया क्योंकि आपकी मजबूरी है। फिर आपने अभी उमर अब्दुल्ला की न्यूज को बड़ा करके दिखा दिया क्योंकि आपकी मजबूरी है। लेकिन आपको इंडिया गठबंधन दिखता नहीं है और जहाँ के पढ़े लिखे प्रवक्ता बैठे सॉरी नहीं चंद्रमोहन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं करा, मुझे सब दिखता है। चंद्रमोहन जी, ये इस गलत फहमी में मत रहिए, मुझे सब दिखता है, इसीलिए मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे रही हूँ कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, आपको इन्हें एक्सपोज करना चाहिए। आप यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें ना करें, बात कोर्ट में रखें। ये तो मैंने अच्छी एडवाइस दी है आपको। मैं एक बार शांतनु जी के पास, राधिका जी आ रही हूँ, एक बार आ रही हूँ, शांतनु जी को ले लीजिए जरा, शांतनु जी को दिखाइए और सुनील जी को जोड़िए। मैं शांतनु जी एक चीज क्लियर पूछ रही हूँ, योगी आदित्यनाथ उपचुनावों के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं। उधर अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या ये रिस्क लेंगे कि योगी आदित्यनाथ के सामने वो राहुल गांधी को आगे कर दें? मैं डायरेक्ट पूछ रही हूँ। देखिए सरजा जी, अखिलेश यादव तो लोकसभा चुनाव के बाद उनको ये पता लग गया कि ये जो रिजर्वेशन का झूठ है, जो खटाखट का झूठ है, जो संविधान बदलने का झूठ है, बार बार नहीं चलेगा। तो वो तो विधानसभा छोड़ के लोकसभा भाग चुके हैं। ये तो खुद सोचिए, अखिलेश यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में लोकसभा उनके लिए कोई बड़ा मायना नहीं है। खुद उनका लोकसभा में रहना, वो जब विधानसभा में रहते थे तो उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो चर्चाएं होती थी वो उनको भी मीडिया हाईलाइट देती थी। तो वो तो रण छोड़ के वैसे ही भाग चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश का रण छोड़ के भाग चुके हैं। और अभी मैं सुनील साजन जी को देख रहा हूँ, सुनील साजन जी को जब भी मैं देखता हूँ तो मैं प्रवक्ता से एक बार की गारंटी मांग लेता हूँ कि भैया मेरी कोई पर्सनल हानि नहीं करेंगे, क्योंकि कई चैनलों पे सुनील यादव जी मुझे ओपन धमकी दे चुके हैं कि आप बातों से नहीं समझेंगे तो आपको और तरीके भी आते हैं। एक बड़े एक पत्रकार अमीश देवगन, उनको सुनील साजन जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको स्टूडियो से फर्जी केस में उठवा लेंगे। तो ये जो थोड़ी सी सीट आने के बाद गुंडागर्दी आ गई है, और तब भी सुनील साजन को समाजवादी पार्टी भेज रही है अभी भी। और सुनील साजन जी एमएलसी रह चुके हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे नेता नहीं है। और उनकी चैनल पे भाषा देखिए, मैं आपको फर्जी स्टूडियो से उठवा लूंगा, आपको बातें नहीं समझ में आएंगी, मुझे और भी तरीके आते हैं। और उधर आप कांग्रेस को देखती हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोट के लेके तानाशाही, एक तानातानी शुरू हो गई। कांग्रेस कहती है मेरी वजह से मुस्लिम वोट मिला, मेरी वजह से दलित वोट मिला, समाजवादी पार्टी नहीं, मेरी वजह से मिला। तो ये जो वोट बैंक की छीना झाट है, सब देख रहे हैं कि कांग्रेस छोटी पार्टियों को अब उनके दाने पे पल रही। तो जब ये दिखेगा तो उनको आम आदमी पार्टी भी दरकिनार करेगी अपने साथ, नहीं साथ आने देगी दिल्ली में। कल बोला भी उन्होंने, समाजवादी पार्टी भी साथ में नहीं आती। ममता जी तो वैसे ही उनको हाशिए में रखती हैं, अमर अब्दुल्ला ने उनको ठेंगा दिखाना शुरू कर ही दिया है कि आपके साथ नहीं है। तो मैं देखूंगा ये जो 10 उपचुनाव है, मेरे ख्याल से इससे मामला और क्लियर होगा कि जो गठबंधन था आर्टिफिशियल, ये कितना आगे चल पाए। देखिए, आपने कहा कि ममता जी ठेंगा दिखा चुकी हैं, उमर अब्दुल्ला अल्टीमेटम दे चुके हैं। सुनील जी,
आप थोड़ा देर में जुड़े हैं, इससे पहले ये सब डिस्कशन हो रहा था। मैं आपको एक सवाल पूछ रही हूँ। आज अखिलेश जी ने कह दिया गठबंधन चलेगा, लेकिन ये वो वाला गठबंधन है क्या जिसमें कहा है हाथ पकड़ लो लेकिन मांगोगे कुछ नहीं, साथ साथ चलते रहो पीछे पीछे बस? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात साफ की है कि गठबंधन चलेगा, तो जो लोग गठबंधन तोड़ने का सपना देख रहे थे, जिस सरकार को इस गठबंधन ने, आप सोचिए ना, मोदी जी को अगर घुटने पर कोई लेकर के आया है तो माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए, पीडीए लेकर के आया है, इंडिया गठबंधन लेकर के आया है। तो मोदी जी जैसा पर्सनालिटी वाला आदमी घुटने पर आ गया, अल्पमत की सरकार आ गई, एक अकेला चलने की बात करने वाला अब समूह में बैठक करने लगा, सारे बेईमान, सारे भ्रष्टाचारी डरने लगे हैं कि बदलाव होने जा रहा है। यही गठबंधन, यही माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और पीडीए हमारा जो रणनीति का हिस्सा है। अगर आप पूछेंगे कि पीडीए क्या है तो हम कहेंगे पीडीए हमारा भगवान है। हमारे पास पीडीए से बड़ा कोई भगवान नहीं है। और अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे संविधान, आरक्षण ये झूठ है। अरे इसी झूठ से तो घुटने पे आए हैं आप, जिसको आप खत्म कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पिछड़े दलितों का आरक्षण नहीं खा रहे हैं? क्या हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नहीं कहा कि पिछड़े दलितों का आरक्षण दे दो 69,000 शिक्षक भर्ती में? झूठ बोल रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। समय सबको ठीक कर देता है, आपको भी ठीक करेगा। लेकिन हम केवल तो आपकी धमकियां चलती रहेंगी। राजन साहब, आप तो स्टूडियो से उठवा लेंगे, आपको आपकी धमकियां तो चलती रहेंगी, फिर भी आप आ रहे हैं चैनल में, ये बड़ी बात में लड़ेंगे और 27 का चुनाव। सुनील जी वो कह रहे हैं कि जब आप देखिए मैं लोगों को तो आप कभी भी बुलवा किसी और शो में क्या हुआ सुनील जी मुझे नहीं पता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप धमकी दे सकते हैं तो फिर राहुल गांधी को ये तो कह ही सकते हैं कि भाई तुम शांत रहो, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का आमने सामने का चुनाव है। ये तो कम से कम मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। अखिलेश जी को लग रहा है योगी आदित्यनाथ को उपचुनाव में हराने के लिए उन्हें ही फ्रंट फुट पर बैटिंग करनी होगी और किसी को नहीं उतार सकते, वो रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, ठीक बात है। देखिए चर्चा जी, मैं अपनी बात रख लूं। जी बोले। एक तो कमजोर लोग हैं, झूठे लोग हैं जो आकर के कहते हैं कि हमको धमका दिया जाएगा। अरे आपको कौन धमकाने जा रहा भाई? आपको क्यों धमकाएंगे? हमको अगर जो ताकत लगानी होगी हम जनता के बीच जाएंगे, आपका झूठ बताएंगे, आपका भ्रष्टाचार बताएंगे, आपकी सामंती सोच बताएंगे, आपकी संविधान विरोधी सोच बताएंगे, आरक्षण विरोधी सोच बताएंगे। दरअसल होता क्या सुचारता जी, मैं एक बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, ये जो लोग बैठे हैं जिनके सवाल पर मैं जवाब दे रहा हूँ, ये उस विचारधारा के लोग हैं जब पिछड़े दलित का आरक्षण छीना जाता, उनकी नौकरी छीनी जाती, उन पर फर्जी मुकदमा लिखा जाता, उनका शोषण होता है। ये लोग दो रोटी ज़्यादा खाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में इस जमात की भरमार है जो नहीं, पर आप सुनील जी आप ये बात कह रहे हैं पीड़न करके दो रोटी ज्यादा खाते हैं। पर सुनील जी आप तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो तो वहां कह रहे हैं कि जाट में बंटकर नहीं वोट किया हरियाणा ने, इसीलिए बीजेपी जीती है। जाट में बट जाते तो जीत नहीं होती, वहां जाट, नॉन जाट, ओबीसी सब ने मिलकर वोट किया, इसलिए बीजेपी जीत रही है। वो वाला फॉर्मूला यूपी में भी वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं यूपी में भी वही फॉर्मूला लगेगा। एक बार राधिका जी से पूछ लेती हूँ। राधिका जी आप सुन रही हैं सुनील जी को? जी, यूपी उपचुनाव की बात हो रही है। लगातार कहा जा रहा है मोदी आ रही हूँ सुनील जी, आ रही हूँ। सुचित्रा जी, लगातार यहाँ पे मैं बोल लूं? हाँ बोलिए जी। यहाँ पे लगातार मैं सुन रही हूँ, एक साहब कह रहे हैं कि मोदी जी को घुटने में ले। अरे कौन सी दुनिया में रहते हैं साहब? देश में मोदी जी की ही सरकार है। हरियाणा पहला चुनाव था चुनावों के बाद, और उसमें प्रचंड बहुमत से इतिहास रचा गया है। तो ये बार बार जो आप बोल रहे हैं ना, आप लोगों को लगातार जनता चपेट लाके पैरों तले रौंदती है। बार बार, इतनी बार हो गया फिर भी आप लोग सीख नहीं ले रहे। ये घमंड, कुछ सीटें क्या बढ़ गई आपकी लोकसभा में, पूरा के पूरा ये जो कुंभा था ना गीदड़ों का, वो इकट्ठा हो गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बराबर नहीं आ पाया। और उसके बाद
कुछ सीटें क्या बढ़ी उत्तर प्रदेश में, आपने जो दंगाई मचाई, जो सपा के गुंडों ने लड़कियों के साथ बलात्कार किया, जो आपके नेता उनकी रक्षा करने लगे, अखिलेश यादव आके बोलने लगे कि डीएनए क्या है, आपके सबसे वरिष्ठ नेता, आपके पार्टी के अलायंस के सर्वे राहुल गांधी शहजादे आने की हिम्मत नहीं हुई, सवाल करने की हिम्मत नहीं, और आप कौन से आरक्षण छीनने की बात करते हैं? बताइए किसका आरक्षण छीना हमने? ये झूठ और भ्रम की राजनीति जो आप लोगों ने फैलाई, उसकी काट की हांडी चढ़ चुकी है, दोबारा ये नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो आपकी गुंडाई कुछ दिनों से शुरू हुई है, जो आप लोग सोचते हैं कि 4 सीट क्या बढ़ गई तो आप हाहाकार मचा देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता करारा तमाचा देगी, क्योंकि सारा देश समझ चुका है किस तरीके से इंडिया अलायंस ने एक झूठा भ्रम छोड़ा और कहा कि जी यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ है, हिंदू को बांटा, मुसलमानों को बांटा, मुसलमानों को डराया। आप लोग डर की राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार जनता आपको अपनी वोट से डराएगी। और यहाँ पे एक और साहब कह रहे थे कि हमने गड़बड़ करके चुनाव जीत लिया। आप लोगों ने जब कोर्ट गए थे और इन्हीं के लोग गए थे वो कोर्ट में केस लेके ईवीएम के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कोई धांधले नहीं है। एक चपेट आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दी थी, और जैसे सुचित्रा जी ने कहा आपको चैलेंज देते हैं, जाइए कोर्ट। आप लोगों को नाच आता नहीं, आंगन टेढ़ा लगता है, हर अंगूर आपको हारने के बाद खट्टा लगता है। गंभीर आरोप तो हो नहीं सकता है, इससे गंभीर आरोप नहीं हो सकता कि एक सरकार हरियाणा में बनी है और यहाँ चंद्रमोहन जी कह रहे हैं घपले से बनी हुई है सरकार, ये झूठ और फरेब से बनी हुई है सरकार। तो इसको लेकर तो भाई कोर्ट जाइए, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। शांतनु जी ये हाल करती है हर बार। मैं दे देता हूं इसका सिर्फ आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगाने के लिए चैनलों पे बैठ के आरोप नहीं लगा सकते सर, जाइए कोर्ट, मैं तो कह रही हूँ। शांतनु जी बोलिए। चित्रा जी, मैं 2 लिटमस टेस्ट बताता हूं आपके चैनल पे, एक सुनील जी के लिए, चंद्रमोहन जी के लिए। जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा कि ईवीएम घपले से हुआ, और ये ईवीएम केवल घपला हरियाणा में करा, भाजपा को इतनी समझ नहीं थी कि उतना घपला हरियाणा कश्मीर में भी कर लेती, वो केवल सेलेक्टिव घपला करती है। अगर है लिटमस टेस्ट ये कि कल आप कोर्ट में जाइए, आपके पास तो वकील है, एक से कपिल सिब्बल को लेके जाइए, एक से एक वकील है आपके पास, लेकिन ये नहीं जाएंगे। आपको पता है 3 जून को नतीजे आने के एक दिन जयराम रमेश ने क्या ट्वीट करा कि अमित शाह की 150 डीएम से बात हुई। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप डेटा दें, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो अभी डेटा नहीं है, मैं बिजी हूं, मुझे 7 दिन दीजिए। उन्होंने ट्वीट करा पब्लिकली, 7 दिन नहीं, कल की तारीख में 4 महीने हो चुके हैं, कोई डेटा नहीं है। झूठ बोलो, भाग जाओ, जनता को अविश्वास पैदा करो, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ तो गुगली देनी है, कोई तो मूंगफली खिलानी है, कोई तो जलेबी खिलानी है। क्या बोलेंगे, कैसे हार गए? हमारा नेता बेकार है, हमारा नेता विदेश में जाके खालिस्तानियों के साथ बैठा है, हमारा नेता विदेश में जाके पाकिस्तानियों के साथ बैठा, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दूसरा, एक छोटा सुनील साजन के लिए एक टेस्ट, वो कहते हैं पीडीए, लेकिन ये पीडीए के साथ खड़े कब हैं आप रेपिस्ट मोइन खान के साथ खड़े हैं, निशाद लड़की इसका रेप हुआ उसका साथ नहीं खड़े हैं। आप रेपिस्ट नवाब सिंह यादव के साथ खड़े, मॉलेस्टर नवाब सिंह यादव के साथ खड़े, आप पीड़िता के साथ खड़े। तो पीडीए केवल बोलने का जुमला है, जब बात खड़ी होती है और अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो सुनील जान के मैं आपको स्टूडियो से उठवा लूंगा। देखिए, और ये कह रहे थे मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक बार उनका वीडियो सबको सुनना चाहिए। भाई सुनील जी, आपसे सुनील जी, ये जो धमकी वाला मोड बार बार शांतनु जी जिसकी बात कर रहे हैं, वो बार बार ये उठाने वाली धमकी का वो जो बात कर रहे हैं, आप मुस्कुराते हैं उस पर, लेकिन आप सोचिए कि ये वाली जो वो एक तस्वीर रख रहे हैं, ये तो अच्छी नहीं है भाई आपके लिए या पार्टी के लिए। दिस इज नॉट नाइस। बिल्कुल, एक बड़े चैनल पे मैं समझ रही हूँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। पूरे देश में अब देखिए, उपचुनाव के समय ये सब मुद्दे उठेंगे सुनील जी। हाँ, देखिए, एक तो ये विद्वान साथी बैठे हैं और एक पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस की और वर्तमान बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि चिन्मयानंद को जानते हैं दोनों लोग कि नहीं जानते हैं? चिन्मयानंद कौन हैं? चिन्मयानंद जी योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं। योगी आदित्यनाथ जी अपना गुरु मानते हैं। उनके कुकर्म कैसे हैं, उनके कुकृत्य कैसे हैं, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। इनसे पूछिए बीजेपी हाथरस में किसके साथ खड़ी थी? बेटी के साथ कि बलात्कारियों के साथ? इनसे पूछो उन्नाव में किसके साथ खड़े थे, ये लखीमपुर में किसके साथ खड़े थे? इनसे पूछो ये बनारस की बीएचयू की लड़की के साथ खड़े हैं या उन हैवान और बलात्कारियों के स्वागत में खड़े हैं? इनका ये दोहरा चरित्र है। एक बात मैं और साफ कर दूं, मैंने मोदी जी को नहीं कहा, मैंने कहा माननीय अखिलेश यादव जी मोदी जी की सरकार को घुटनों पर ले आए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, घुटनों पर ले आए हैं, मोदी जी के बारे में नहीं। मोदी सरकार घुटनों पे आई है। हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है, 2000
27 में साफ करेंगे। जितना झूठ बोलना बोल लो, जितना आरक्षण छीनना हो छीन लो। नहीं, पर उस वाली रणनीति में कांग्रेस कहाँ है सुनील जी? परेशान करना हो परेशान कर लो, जितना बुलडोजर चलाना हो चला लो। उस वाली रणनीति में कांग्रेस है आपके साथ के नहीं है? आज उस टॉपिक पर भी तो बात कर रहे हैं ना। हरियाणा की जीत के जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो कश्मीर में भी हैं और यूपी में भी हैं। बात तो यही हो रही है। तो वो साइड इफेक्ट्स में आप में 4, अब 6 तो आपने ऐलान कर दिए, 4 में से कुछ दे रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। बहुत जल्दी से संक्षेप में बताइए, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगी। हाँ बिल्कुल देंगे, कांग्रेस को देंगे। देखिए कितनी? देखिए सुचारता जी, कांग्रेस साथ लड़ेगी। कांग्रेस मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। नहीं, सीटें तो बताइए कितनी? टीवी डिबेट में तो नहीं तय कर सकते और किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता टिकट नहीं डिक्लेयर करता। सही बात है, बिल्कुल सही बात। पार्टी की बात रखने आते हैं, पार्टी की मैं आपसे सहमत हूं, ठीक है, वो आपको मैंने दिया। सोच और विचारधारा रखने आते हैं, वो मैंने आपको पॉइंट दिया सर। लेकिन हम कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं गठबंधन। अब ये गठबंधन दिखाने वाला है सिर्फ क्या, इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि देखिए सीटों पर काम भी शुरू कर दिया अखिलेश जी ने। आ रही हूं मैं राधिका जी, एक बार मैं जरा मिल्कीपुर के बारे में बताना चाह रही हूं क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि जो मिल्कीपुर की जो सीट है वहां पर अखिलेश यादव खुद जाएंगे और वहां पर डिंपल यादव के साथ प्रचार करेंगे। जरा चलाइए स्क्रीन पर चेतन। और ये वहां पर जीत की पूरी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अवधेश प्रसाद की सीट और यहां पर उन्होंने प्रचार के लिए पूरी रणनीति बना रही है। यहां कहा जा रहा है शिवपाल यादव भी प्रचार के लिए जाएंगे। ये सीट जीतना जरूरी है क्योंकि जिन सीटों को समाजवादी पार्टी ने छोड़ा क्योंकि उनके नेता सांसद बन गए हैं, उनको वापस हासिल करेंगे। अब यहां ब्राह्मण चेहरों को भी प्रचार में लगाएगी और यहां पर यह कहा जा रहा है कि खुद नेता लोग भी प्रचार के लिए उतरेंगे। अब मेरा सवाल एक ये है कि चंद्रमोहन जी, रणनीति भी तैयार हो गई है, प्रचार भी तैयार हो गया है, नाम भी तय हो गए हैं, लेकिन उन सब में आप कहीं नहीं है भाई। चंद्रमोहन जी क्यों निकाल लेते हैं कान से लीड? ऐसे सुनाई कैसे पड़ेगा आपको मेरा सवाल? सब चीज तैयारी हो गई वहां पर और आप लोग कहीं हैं नहीं वहां प्लानिंग में। प्रचार की भी रणनीति बन गई, नाम भी आ गए। देखिए इलेक्शन किसने लड़ना है सुजाता जी? इंडिया गठबंधन ने। इंडिया गठबंधन के साथी कौन है? सपा, कांग्रेस और अन्य। और लेकिन चर्चा कौन कर रहा है? एक ऐसा चैनल, एक ऐसी पत्रकार जिसकी मजबूरी है इस बात पे चर्चा करने की। और उस पत्रकार की बातों का जवाब कौन दे रही है? जो किसी समय चिन्मयानंद के विरुद्ध बहुत सारे प्रश्न खड़ा करा करती थी। ये आप लोगों का ये बड़ा चंद्रमोहन जी, आपको ये बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि चैनल पर एंकर पर सवाल उठाते रहो। अरे भाई आपके सामने सवालों का अंबार लगा, पहले उनके तो जवाब दे दीजिए। हालत खस्ता आपकी पार्टी की है, नेता आपके सवालों के घेरे में है। वहां पर मिलकर ऐसी खिचड़ी पकाई कि खिचड़ी बनी नहीं पाई। वहां पर हलवा दूसरी पार्टी बनाकर खा रही है, लेकिन आप लोग सवालों के जवाब नहीं देंगे। आपको सवाल एंकर पे उठाना है और चैनल पर उठाना है। क्यों भाई? हमें एंकर पे सवाल क्यों भाई? मैं एंकर पे सवाल उठा ही नहीं रहा। अगर हिम्मत है तो अखिलेश जी से सवाल करिए कि आपको सीटें क्यों नहीं दे रहे, ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं? और हिम्मत है तो उमर अब्दुल्ला को बोलिए कि आप हमें ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं? भाई हम तो गठबंधन में थे, ये नहीं कर पाएंगे आप। आपके प्रश्न का जवाब अभी सपा प्रवक्ता ने दिया और आपने वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। आपकी मजबूरी है क्योंकि नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। और ये मजबूरी वाला टैग लेकर यहाँ मत आया करिए, सवालों के जवाब दीजिए। ये बिलो द बेल्ट वाली चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सवालों के जवाब दीजिए, मुझे वही अच्छा लगता है। नहीं दे सकते तो वो भी बोलिए कि नहीं है जवाब, क्योंकि ये सब बातें जो करते हैं आप आकर, ये बहुत खराब लगती हैं और आपके स्टैचर को सूट नहीं करती हैं। मैं कह रहा हूं, स्टैचर को सूट नहीं करती है। अपनी गरिमा खुद बनाइए आप, हम नहीं तय कर सकते आपके लिए। राधिका जी आपके पास आ रही है, सवालों के जवाब दे दिए इन्होंने, बहुत है इनके पास जवाब जी। राधिका जी। सुचेता जी मैं बोलूं? जी बोलें प्लीज। जी देखिए, यहाँ पे ये चर्चा हो रही है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने कहा है, आप भी बता रही थी कि
गठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन आज ही उस गठबंधन इंटैक्ट है कि बातचीत कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। एक वीडियो, एक बयान आया है सामने नेशनल चेयरमैन ऑफ ओबीसी कांग्रेस का, अजय यादव जी, जो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार भी हैं। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी की शादी इनके बेटे से हुई है, बहुत बड़े यादव नेता है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमें सम्मान नहीं देती, यादवों को सम्मान नहीं देती। क्या आज भी इस बयान के बाद भी जो अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार ने दिया, जो बहुत बड़े यादव नेता है हरियाणा के, कि कांग्रेस में मैं ओबीसी का चेयरमैन हूं राष्ट्रीय, फिर भी यादवों को सम्मान नहीं मिलता है, फिर भी क्या अखिलेश यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी ऐसे में कांग्रेस का बोझ लेकर चलेगी? और अगर लेकर चलेगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो यादवों को सम्मान नहीं देते और आपका सारा वोट बैंक कौन है, उन्हीं को सम्मान नहीं देते, तो आप उनको लेकर चल रहे। तो ये ठगबंधन है ना, इसके प्रत्येक घर खुली जा रही है। लेकिन हमारा काम बोलता है, और इसी हरियाणा में हम तीसरी बार ऐसी प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं जो किसी ने नहीं देखी, ना कभी ऐसा नतीजा देखा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने कहा, एक बार आपने गुमराह कर दिया, यू कैन फूल पीपल वंस, यू कैन नॉट फूल द पीपल अगेन एंड अगेन। और वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार लोग आपकी बातों में आ गए कि संविधान खतरे में है, चुनाव खत्म हो गए, कौन सा खतरा था? अगर संविधान खतरे में होता तो आज भी खतरा होता, कहीं खतरा नहीं था। देश ने देख लिया कि खतरा सिर्फ समाजवादी गुंडों से है उत्तर प्रदेश में, और वो अब उसका जवाब देकर रहेंगे। देखिए, आपने जो बात कही है, मैं एक बार सुनील जी के पास जाऊं, उससे पहले शांतनु जी के पास जा रही हूँ। शांतनु जी, यूपी में हमने थोड़े दिन पहले देखा योगी आदित्यनाथ क्रिकेट खेल रहे थे। अब वो कहा जा रहा है कि वो वाली पिच क्या, चुनावी पिच पर भी वो पूरी तरह उसी तरह शॉट्स लगाने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि ये उपचुनाव इस बार बहुत क्रूशल है समाजवादी पार्टी के लिए भी और योगी आदित्यनाथ के लिए भी, और इसीलिए वो हर एक सीट का दौरा भी कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं, और हर एक सीट के लिए उन्होंने नाम तय किए 3-3। ऐसी खबर आ रही है। आप ठीक कह रही जी। उत्तर प्रदेश को कई सालों बाद एक कर्मठ मुख्यमंत्री मिला है। जब योगी आदित्यनाथ 3-4 जिलों का दौरा करके पूछते हैं, तब तो अपोजिशन के नेता सो के तक नहीं उठते, तो उन्होंने वो दौरा करते हैं। हमारे एक जगह होता था कि नोएडा नहीं जाएंगे, मैं मुख्यमंत्री की सीट चली जाएगी, बिजनौर नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ऐसे शगुन अपशगुन लेके तो उनकी सरकारें चलती थी। अखिलेश यादव सारे नोएडा के जितने भी उद्घाटन होते थे वो बैठ के कंप्यूटर से लखनऊ से कर दिया करते थे। तो घूमने वाले, प्रदेश में रहने वाले, जिले में जाने वाले, सीट पे जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। अब उन्होंने पॉलिटिकल कमान भी ले ली, क्योंकि अब स्टेट पे उनका अच्छा कंट्रोल है, पॉलिटिकल कमान ले ली है। और मेरे ख्याल से काफी भाजपा के पक्ष में ये चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। 10 सीटों में से ज्यादा, मेरा अनुमान है 4 सीट केवल भाजपा के पास थी और 6 सीटें समाजवादी पार्टी उनके सहयोगी के साथ थी। अब देखने वाली बात होगी कि इसका किस तरह से नतीजा आता है। अखिलेश यादव जो रण छोड़ के दिल्ली चलेंगे, ये सोचने वाली बात है कि वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं। और अभी उनका जन्मदिन था 1 जुलाई को, मैं पोस्टर आए बहुत सारे कई जिलों से मेरे पास, में लिखा था भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बधाई। मतलब वो तो राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री भाई इंडी गठबंधन के तुम नहीं हो, मैं हूं। तो जिस भी मैं उसमें जाता हूं डिबेट में, सब दे रहे हैं शांतनु जी। मैंने ओमर अब्दुल्ला की खबर भी इसीलिए दिखाई है, वो वहां सरकार बना रहे हैं, वो कह रहे हैं आप पत्र दे दीजिए वरना हम तो सरकार बना लेंगे, आप रह जाइए। तो ये वाला चैलेंज अगर सुनील जी आपके नेता दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो आप खुलकर मान लीजिए। आप लोग डिसमिस कर रहे हैं राहुल गांधी को, ये चर्चाएं हर ओर हो रही हैं, हर तरफ हो रही हैं। सुनील जी नहीं, देखिए, अगर आप ये चर्चा करेंगे या कुछ लोगों को बिठा के चर्चा होगी तो अच्छी बात नहीं। समाजवादी पार्टी जिसके साथ गठबंधन करती हैं, हम लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन है, कांग्रेस का सम्मान रहेगा। अभी मैं सुन रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी को कहा रणछोड़ है, हमें बुरा ही नहीं लगा। रणछोड़ तो भगवान श्री कृष्ण को भी कहा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का हश्र क्या किया, वही हश्र आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। और वो करेगा कौन? करेंगे भी माननीय अखिलेश यादव जी। जिनको आप रणछोड़ कह रहे हैं वही करेंगे। दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा यादव, अरे हम लोग आपकी तरह जातिवादी लोग नहीं हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम सभी जातियों की बात करते हैं। हमारी प्राथमिकता पे पीडीए है, जो आपकी प्राथमिकता पे न कभी था, न है, न कभी हो सकता है, क्योंकि आपको पिछड़े दलित। तो मतलब जो अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस यादव विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, आपको ये मंजूर है ना? आपको मंजूर है ना?
देखिए ये जो पीडीए वर्सेस बटेंगे तो कटेंगे वाली जो एक लड़ाई चल रही है राजनेताओं के बीच, और यूपी में तो वो चली रही है, मानकर चलिए, उसका नतीजा बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि मैं कह रही हूँ किसी भी अब कभी भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, और उसके बाद ये लड़ाई जनता के बीच ही लड़ी जाएगी। फिर हम एक बार फिर बैठेंगे सुनील जी, शांतनु जी, फिर तब जरूर बात होगी कि कौन किसको धमकी देगा और किसकी धमकी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।